मैं डॉक्टर ईतू सिंह आपका अपने चैनल अर्थात में स्वागत करती हूं, जिसके माध्यम से स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के लिए मैं वीडियो बनाती हूं। आज हम अरस्तु के अनुकरण और विरेचन सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। प्लेटो को समझने के बाद हम अरस्तु की ओर चलते हैं। अरस्तु प्लेटो का ही सुप्रसिद्ध शिष्य था। अरस्तु का जन्म लगभग 374 ईसा पूर्व और उसकी मृत्यु 322 ईसा पूर्व के लगभग मानी जाती है। पाश्चात्य यूनानी दार्शनिक अरस्तु प्लेटो का शिष्य था और प्लेटो अरस्तु के विद्यापीठ का मस्तिष्क। प्लेटो स्वयं ही कहा करता था कि बाकी सभी विद्यार्थी मेरे विद्यापीठ के शरीर हैं और अरस्तु इस विद्यापीठ का मस्तिष्क। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह कितना प्रतिभाशाली व्यक्ति था, जो अपने पूरे विद्यापीठ में सुप्रसिद्ध था। ज्ञान विज्ञान के लगभग प्रत्येक क्षेत्र जैसे अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र, काव्य शास्त्र और भाषण शास्त्र पर उनका समान अधिकार था। इसके साथ ही वे भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, मनोविज्ञान आदि विभिन्न विद्याओं के भी विशेषज्ञ थे। अरस्तु के नाम और एक महान नजीर है, वह है कि वह सिकंदर महान के गुरु थे, अर्थात उन्होंने सिकंदर को शिक्षा दी थी। साहित्य शास्त्र पर हम अरस्तु के विचारों की यहाँ चर्चा कर रहे हैं। अरस्तु के तो बहुत सारी किताबें हैं, किंतु जिनका संबंध उनके साहित्य शास्त्र संबंधी विचारों से है, अर्थात काव्य शास्त्र के विचारों से है, उनमें दो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। पहला जो है वह है उनका पोएटिक्स काव्य शास्त्र और दूसरा है भाषण शास्त्र रेटोरिक। इन दोनों में ही उनके इन दो प्रसिद्ध विचार अनुकरण सिद्धांत और विरेचन सिद्धांत की चर्चा मिलती है। अरस्तु के ने काव्य के संबंध में क्या विचार किए हैं, इसे हम पहले जानकर फिर उनके उन दोनों सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। अरस्तु काव्य शास्त्र के आरंभ में ही कहता है कि काव्य एक कला है। चित्रकार अथवा अन्य किसी कलाकार की ही तरह कवि अनुकर्ता है, अर्थात अनुकरण करने वाला है। तो कविता को एक कला के रूप में मान्यता देने का काम अरस्तु ने किया था। अरस्तु के अनुसार कविता दो सहज एवं स्वाभाविक कारणों से ही उद्भूत होती है, और वो दो कारण हैं। पहला है अनुकरण की सहज वृत्ति, अर्थात हमारे भीतर अनुकरण करने की जो एक सहजात वृत्ति है, अर्थात जन्म से ही हम चीजों को देखकर अनुकरण करके सीखते हैं, तो यह सहजात वृत्ति ही आगे चलकर काव्य रचना की प्रेरणा देती है। और दूसरा कारण वो मानते हैं सामंजस्य एवं लय की वृत्ति। सिर्फ अनुकरण करने मात्र से ही कविता नहीं की जा सकती, साथ ही साथ विविध प्रकार के सामंजस्य और लय की वृत्ति का होना भी बहुत ही आवश्यक है। अरस्तु ने अपने जीवन में कविता के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किया था। जहां उनके गुरु प्लेटो ने कविता को लेकर विविध प्रकार के आक्षेप लगाए थे, वहीं अरस्तु ने कविता को लेकर गहन विचार किया और उसको एक महान कला के रूप में स्थापित करने का कार्य किया। वे साफ कहते हैं कि चित्रकार अथवा किसी अन्य कलाकार की तरह कवि भी अनुकर्ता है, और उन्होंने काव्य में दो महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। अनुकृति सिद्धांत यानी अनुकरण का सिद्धांत और विरेचन का सिद्धांत। सर्वप्रथम त्रासदी का विशद विवेचन अरस्तु ने ही किया, अर्थात काव्य का एक रूप जो ट्रेजेडी है, उसका विस्तार से विवेचन अरस्तु ही करते हैं। उनके अनुसार विरेचन अर्थात भाव की शुद्धिकरण ही त्रासदी का उद्देश्य होता है। अरस्तु का कहना है कि काव्य प्रकृति का ऐसा अनुकरण है
जिसका माध्यम भाषा है। अर्थात हम प्रकृति का अनुकरण तो करते हैं, किंतु किस माध्यम से करते हैं? भाषा के माध्यम से करते हैं। उन्होंने प्लेटो के अनुकरण शब्द को एक नया अर्थ दिया था, क्योंकि अनुकरण शब्द इसके पूर्व प्लेटो ने उसका प्रयोग किया था और अनुकरण का प्रयोग उन्होंने अपेक्षाकृत निकृष्ट अर्थ में ही किया था। आइए हम पहले अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत को थोड़ा समझते हैं। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत। अनुकरण सिद्धांत का बीजारोपण प्लेटो ने ही कर दिया था। अरस्तु ने उसे परिष्कृत रूप दिया। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अनुकरण सिद्धांत को लेकर प्लेटो ने पहले ही चर्चा की थी और अनुकरण को लगभग नकल के अर्थ में ही लिया था और कवि को सत्य से तिगुना दूर सिद्ध किया था। वहीं अनुकरण को अपेक्षाकृत व्यापक अर्थ में लेते हैं अरस्तु। अनुकरण शब्द की अगर हम चर्चा करें तो ग्रीक भाषा में इसे मिमेसिस इसकी जगह इस्तेमाल किया गया है। अंग्रेजी में इसका समानार्थी शब्द इमिटेशन माना जाता है और हिंदी में उसका अनुवाद अनुकरण के रूप में किया गया है। अरस्तु ने अपने ग्रंथ पोएटिक्स में अनुकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। प्लेटो अनुकरण को नकल अर्थात कॉपी मानता है, जबकि अरस्तु उसे पुनः सृजन अथवा पुनर्निर्माण अर्थात रिप्रोडक्शन मानते हैं। अतः अनुकरण उनकी दृष्टि में नकल नहीं अपितु एक रचनात्मक कार्य है, एक प्रोडक्शन है, एक रिप्रोडक्शन है, पुनर्रचना है। अरस्तु के अनुसार अनुकरण मानव स्वभाव का अभिन्न अंग है। पहले ही मैंने कहा कि वो कहते हैं कि अनुकरण को निकृष्ट मानना उचित नहीं है, क्योंकि जीवन में हम जो कुछ सीखते हैं उसमें अधिकांशतः अनुकरण अनुसरण द्वारा ही सीखते हैं। अरस्तु ने कला को प्रकृति की अनुकृति स्वीकार करते हुए काव्य को सौंदर्य की दृष्टि से देखा कि नकल हम किसकी करते हैं? प्रकृति की नकल करते हैं, और हम जब प्रकृति की नकल करते हैं तो काव्य जो है उसके भीतर सौंदर्य का आना स्वाभाविक है। इसलिए उससे मिलने वाले आनंद को अरस्तु भावात्मक आनंद कहते हैं, इमोशनल डिलाइट कहते हैं। वे कहते हैं कलाकृति मूल वस्तु का पुनरुत्पादन, जैसा वह होता है वैसा नहीं, वरन जैसा वह इंद्रियों को प्रतीत होता है वैसा करती है। कला का संवेदन तत्वग्राहिणी बुद्धि से प्राप्त नहीं। अर्थात हम जैसा चीजों को देखते हैं, कलाकार जैसे चीजों को देखता है, कवि जैसे चीजों को देखता है, उसकी नकल या उसका अनुकरण काव्य में दिखाई देता है। अनुकार्य अनिवार्यतः तीन प्रकार की वस्तुओं में से एक हो सकती है। कहते हैं जब अनुकरण करता है कवि या कलाकार, तो जिस वस्तु की का अनुकरण करता है उसके तीन रूप उन्होंने माने। पहला माना है प्रतीयमान रूप, दूसरा संभाव्य रूप और तीसरा आदर्श रूप। प्रतीयमान रूप का तात्पर्य है कि कोई भी वस्तु जैसी है या जैसी थी उसे हम प्रतीयमान रूप कहते हैं, उसका भी अनुकरण हो सकता है। दूसरा है संभाव्य रूप, जैसा वे कही या समझी जाती, अर्थात जैसा उसके बारे में कहा जाता है या जो हो सकती है, भविष्य की बात है यहाँ। और तीसरी है आदर्श रूप, जैसी थी या है नहीं, जैसी हो सकती है वो भी नहीं, बल्कि जैसी वे होनी चाहिए, जो आदर्श रूप है। इसलिए अरस्तु इन तीनों के बारे में बात करके कहता है कि कवि न सिर्फ वस्तुओं के प्रतीयमान रूप का चित्रण करता है, संभाव्य रूप का चित्रण करता है, बल्कि वो इसलिए महान है कि वह उसके आदर्श रूप का चित्रण करता है। अर्थात किसी भी स्थिति, किसी भी चीज को जो होना चाहिए उसकी चर्चा भी कवि करता है, और इस अर्थ में वह इतिहासकार से बड़ा कार्य करता है या इतिहासकार से उसका कार्य महान है। इतिहासकार उसका वर्णन करता है जो हो चुका है और कवि उसका जो घटित हो सकता है। इतिहास विशेष की अभिव्यक्ति है और काव्य सार्वभौम की। अर्थात इतिहास में वही लिखा जाता है जो कि हो चुका है, जो घटित हो चुका है, जो घटना चाहिए उसका चित्रण कवि ही करता है। इतिहास में विशेष विशेष घटनाएं ही आती हैं, और अगर हम इतिहास पलट कर देखें तो वहां राजाओं की चर्चा है, वहां युद्धों की चर्चा है,
लेकिन जब हम काव्य देखते हैं तो काव्य में सार्वभौम रुचि की चीजें आती है, अर्थात वह सिर्फ राजा और बड़े बड़े घटनाओं से जुड़ी हुई चीजों के का ही चित्रण नहीं करता, बल्कि उसकी विषय वस्तु ऐसी होती है जो हर मनुष्य के हृदय का एक हिस्सा होती है या उसको स्पर्श करने क्षमता उसके भीतर उपस्थित होती है। इतिहासकार केवल घटित तथ्यों का वर्णन करता है, जबकि कवि घटित तथ्यों के साथ संभावित का भी वर्णन करता है। गोचर विश्व के साथ मानव मन की अगोचर दुनिया को भी अनुकरण की वस्तु माना है अरस्तू ने। जब हम अनुकरण की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि अनुकरण में सिर्फ ऐसी चीजों की बात नहीं कही जा सकती जो दिखाई देती है। काव्य के अंतर्गत हम कई चीजें ऐसी भी चित्रित करती हैं जो अगोचर है, जिसे हम देख तो नहीं सकते, लेकिन अपने काव्य में उसका चित्रण हम अवश्य करते हैं। तो यह भी कविता के भीतर या कविता का ही सामर्थ्य है कि वह गोचर के साथ अगोचर दुनिया को भी हमारे समक्ष उपस्थित करती है। प्रकृति के अनेक दोष और अभाव भी अनुकृति की प्रक्रिया से कला द्वारा पूरी की जाती है। जो चीजें नहीं है या जो होनी चाहिए, अगर प्रकृति में कहीं कोई दोष है या अभाव है तो उसकी पूर्ति भी कवि कर देता है, क्योंकि वह ऐसी स्थिति का चित्रण कर देता है जो कि कह सकते हैं कि बनाने वाले ने उसे बनाया ही नहीं। तो एक तरह से अरस्तु ने उसे कर्ता के रूप में स्थापित कर दिया है, जबकि प्लेटो ने उसे सिर्फ नकलची के रूप में माना था। अरस्तु के अनुसार अनुकरण का अर्थ हूबहू नकल नहीं, बल्कि संवेदना, कल्पना, आदर्श आदि के प्रयोग द्वारा अपूर्ण को पूर्ण बनाना है। तो जो अधूरा है उसको पूरा करने का कार्य कवि करता है। अरस्तु के यहाँ अनुकरण एक सर्जनात्मक क्रिया है। वह केवल बाहरी दुनिया के स्थूल व्यापारों का ही नहीं होता, बल्कि वह मनुष्य के आंतरिक संबंधों, मानसिक अवस्थाओं, मनोवैज्ञानिक आवेगों, भावात्मक एवं रागात्मक प्रतिक्रियाओं का भी होता है। अर्थात जो चीजें देखी नहीं जा सकती, जो चीजें सिर्फ महसूस की जा सकती हैं, उसका अनुकरण भी कवि करता है। रेमंड विलियम्स ने अरस्तु और प्लेटो की तुलना करते हुए कहा है, प्लेटो ने जहां अनुकरण को मिथ्या प्रतीति के रूप में लिया, वहां अरस्तु ने अनुकरण को सीखने की सर्वोत्तम कला, प्रणाली या विधि के रूप में ग्रहण कर उसे यथार्थ का आधार प्रस्तुत कराया। अर्थात जिस अनुकरण को प्लेटो ने लगभग नकारात्मक अर्थ में चित्रित किया और कविता को निकृष्ट सिद्ध किया, उसे ही एक महान कार्य, एक रचनात्मक कार्य, एक सृजनात्मक कार्य सिद्ध किया अरस्तु। काव्य कला सर्वोच्च अनुकरणात्मक कला है, और वो कहते हैं नाटक जो है काव्य कला का सर्वाधिक उत्कृष्ट रूप। तो काव्य कलाओं में सबसे सर्वोच्च जो है जितनी कलाएं हैं उसमें सबसे सर्वोच्च कला काव्य कला है, और काव्य कला में सबसे सर्वोच्च जो है वह नाटक है। और नाटक में भी वो सबसे सर्वोच्च मानते हैं त्रासदी को, ट्रेजेडी। अरस्तु ने अपनी रचना के माध्यम से, अपनी आलोचना के माध्यम से ये सिद्ध किया है कि कविता बैठे ठाले का काम नहीं या सामान्य बुद्धि की व्यक्ति का कार्य नहीं, बल्कि कविता को लिखने के लिए प्रतिभा का होना बहुत आवश्यक है। इसलिए वो काव्य हेतु के रूप में प्रतिभा को अत्यंत आवश्यक मानते हैं। अनुकरण की प्रक्रिया को अरस्तु ने आनंददायक माना है, अर्थात इस अनुकरण की प्रक्रिया में कवि रचना करते हुए आनंद प्राप्त करता है, और जब वह रचना कर देता है तो पाठक उसे पढ़ते, सुनते अथवा देखते हुए आनंद प्राप्त करता है। तो यह पूरी प्रक्रिया ही अपने आप में आनंददायक है। उसने काव्य के दो प्रयोजन माने हैं, ज्ञानार्जन और आनंद। अगर आप प्लेटो को देखेंगे तो प्लेटो नैतिक शिक्षा, राष्ट्रोत्थान को ही काव्य का प्रयोजन सिद्ध करता है, ज्ञानार्जन को भी करता है, लेकिन आनंद का वह स्थान या मनोरंजन का स्थान उसके यहाँ नहीं है, जबकि अरस्तु आनंद को भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान देते हैं।
अरस्तु ने काव्य की समीक्षा स्वतंत्र रूप से की है, प्लेटो की भांति उसे राजनीति के चश्मे से नहीं देखा है। अर्थात अरस्तु के यहाँ काव्य एक महत्वपूर्ण विषय है और उस पर समय लेकर, ध्यान देकर काफी गहराई से उन्होंने चिंतन किया है, जबकि प्लेटो का मुख्य विषय काव्य की चर्चा थी ही नहीं। इस प्रकार हमारा अनुकरण सिद्धांत समाप्त होता है और अब हम अरस्तु के दूसरे सिद्धांत विरेचन सिद्धांत की चर्चा करते हैं। विरेचन शब्द जो है वह ग्रीक के कैथारसिस शब्द का हिंदी रूप है। कैथारसिस का अर्थ ग्रीक भाषा में जो है वह शुद्धि या परिशोधन है और यह वहां के चिकित्सा शास्त्र का शब्द है। इसीलिए उसके अनुवाद के रूप में जो विरेचन शब्द हमारे यहाँ ग्रहण किया गया वह भी चिकित्सा शास्त्र का ही शब्द है, जिसका अर्थ है शुद्धि अथवा परिशोधन। हिंदी में आयुर्वेद में इस शब्द का प्रयोग होता है और यह एक पूरी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जो बीमार व्यक्ति होता है या जिस व्यक्ति के किसी अंग विशेष में, विशेषकर उदर इत्यादि में जब विकार हो जाते हैं तो विरेचन द्वारा सफाई करके परिशोधन किया जाता है और उस पूरी प्रक्रिया को चिकित्सा शास्त्र के अंतर्गत विरेचन कहा जाता है। अरस्तु ने विरेचन का सिद्धांत वो चिकित्सा शास्त्र से ही लिया था। उनके पिता जो थे वो चिकित्सक थे। स्वाभाविक ही था कि इस शब्द का गहन अर्थ वो जानते थे और किस तरह उन्होंने एक चिकित्सा शास्त्र के शब्द को लेकर उसको काव्य शास्त्र के अर्थ में घटित करके दिखाया था। प्लेटो ने पहले ही इस शब्द का प्रयोग किया था। वह कहता है, कोट, सभी सुख दुखमयी वासनाओं का विरेचन या शुद्धिकरण ही वास्तव में सत्य है। और यहीं से ये पंक्ति लेकर आगे उसका विस्तार करते हुए पूरे सिद्धांत को स्थापित किया अरस्तु ने। इसी को आधार बनाकर अरस्तु ने अपने पूरे विरेचन सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत। स्वास्थ्य के लिए जिस प्रकार शारीरिक मल का निष्कासन और शोधन जरूरी है, उसी प्रकार मानसिक मल का निष्कासन शोधन भी आवश्यक है। और यह मानसिक जो मल का निष्कासन कविता और साहित्य के द्वारा ही संभव है। मनुष्य के मन में विविध भाव होते हैं, जैसे ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, क्रोध आदि। ये मानसिक विकार भी मनुष्य को मानसिक रूप से अस्वस्थ करते हैं। स्वस्थ रहने के लिए इनका संतुलन आवश्यक है, कई बार इनका निष्कासन आवश्यक है। तो साहित्य या काव्य जो है वह कार्य करता है। विरेचन का उल्लेख अरस्तु ने अपनी पुस्तक काव्यशास्त्र यानी पेरिपोएटिकेस और राजनीति शास्त्र अर्थात पॉलिटिक्स दोनों में ही किया है। पेरिपोएटिक्स लगभग 50 पृष्ठों की छोटी सी पुस्तक है। इसमें 26 अध्याय हैं। पोएटिक्स में विरेचन का उल्लेख मात्र है। यह पुस्तक पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं है। संभव है कि इसके अगले पृष्ठ कहीं विनष्ट हो गए हों, तो कहीं न कहीं उसमें आगे उन्होंने चर्चा की होगी। लेकिन विरेचन का थोड़ा स्पष्टीकरण वो अपनी दूसरी पुस्तक पॉलिटिक्स यानी राजनीति शास्त्र में करते हैं। तो इस सिद्धांत को समझने के लिए उन दो किताबों को ही आधार बनाकर समझा जा सकता है। पोएटिक्स के 6 अध्याय के आरंभ में अरस्तु ने त्रासदी की परिभाषा देते हुए लिखा है, त्रासदी किसी गंभीर, स्वतः पूर्ण तथा निश्चित आयाम से युक्त किसी कार्य की अनुकृति का नाम है, जिसमें करुणा और तथा त्रास के उद्वेग द्वारा मनोविकारों का उचित विरेचन किया जाता है। यहाँ पर उन्होंने इतनी ही चर्चा की कि त्रासदी के द्वारा हमारे मनोविकारों का उचित विरेचन होता है। निश्चित रूप से वो त्रासदी पर विस्तार से अपने रचना में चर्चा करते हैं। त्रासदी क्या है, त्रासदी का स्वरूप क्या है, त्रासदी की महानता कैसे सिद्ध होती है। कथारसिस शब्द को लेकर पश्चिम में बहुत विवाद हुआ है। अरस्तु ने विरेचन शब्द की अलग से व्याख्या नहीं की है, अतः विभिन्न भाष्यकारों ने इस शब्द की अलग अलग व्याख्याएं की हैं। तो वहां विस्तार से व्याख्या नहीं, इसलिए कई तरह के अर्थ भी इस शब्द के निकाले गए हैं। लेकिन अगर कई तरह के विचारकों के अर्थ को अगर हम निकाल कर उसकी व्याख्या करें तो मूलतः 3 तरह के अर्थ कथारसिस के निकाले गए। एक है धर्म परक विरेचन, दूसरा नीति परक, तीसरा सौंदर्य परक या इसी को हम कला परक भी
कह सकते हैं। धर्म परक विवेचन का अर्थ होता है कि जब धार्मिक कई तरह के अनुष्ठान होते हैं, नृत्य होती है या कई तरह के बहुत ही शारीरिक क्रियाओं से जुड़े हुए अनुष्ठान होते हैं धार्मिक, जिसके द्वारा मनुष्य अपने भीतर के पाप या अपने भीतर के विकारों को निकाल पाने की अनुभूति करता है उस पूरी प्रक्रिया से गुजरकर, तो उसे भी विरेचन कहा जाता है। दूसरा है नीति परक विरेचन, जहां पर नैतिकता के स्तर पर मन के विकार को निष्कासित करके नैतिक रूप से शुद्धि का या विरेचन की बात है। और सौंदर्य परक अर्थ में हम जानते हैं कि कलाओं द्वारा जो विरेचन होता है, जो हमारे मानसिक विकारों का परिक्षालन होता है, जो सफाई होती है, जो शुद्धि होती है, उसे हम सौंदर्य परक विरेचन कह सकते हैं। विरेचन शब्द का प्रयोग अरस्तु ने दो अर्थों में किया है। पहला है त्रासदी के संदर्भ में, उन्होंने कहा है कि त्रासदी भय और करुणा के भावों का विरेचन तभी पूरा करती है। वो कहते हैं कि ट्रेजेडी जो है काव्य कला का सर्वोत्तम रूप है, लेकिन ट्रेजेडी में भी कुछ शर्त ऐसी है कि हर ट्रेजेडी से ही महान हो ऐसी जरूरी नहीं है, लेकिन वह त्रासदी महान है और वही विरेचन करती है जब उसमें औदात्यपूर्ण गंभीर कार्य का अनुकरण हो, कि उसमें कैसी कहानी हो, किसका अनुकरण किया हो, जो कि गंभीर कार्य हो, उदात्तता से भरे हुए कार्य। दूसरी बात, उसकी आनंदप्रद भाषा का उसमें प्रयोग किया हो और आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया। अर्थात कहने का अर्थ जिसकी कथानक जो है वो, जिसका कथानक गंभीर हो, दूसरा जिसकी भाषा बहुत आनंद प्रदान करने वाली हो, और तीसरा अनुकरण अभिनय या कार्य के रूप में। निश्चित रूप से नाटक की वो यहाँ चर्चा कर रहे हैं। कहते हैं कि न सिर्फ रचनाकार अनुकरण करता है और भाषा में लिखता है, बल्कि अनुकरण का एक दूसरी प्रक्रिया वहां शुरू होती है जब नाटक को मंच पर मंचित किया जाता है। तो वहां उसका मंचन अगर उचित ढंग से होता है तभी पूरी तरह से विरेचन का कार्य संभव है, जिसे हम भारतीय काव्य शास्त्र में रस के अंतर्गत चित्रित करते हैं। और रसानुभूति की जब हम चर्चा करते हैं तो कहीं न कहीं विरेचन के सिद्धांत को हम रसानुभूति के अंतर्गत भी रस निष्पत्ति के सिद्धांत के अंतर्गत हम समाहित देखते हैं। तो जिस तरह रस निष्पत्ति के लिए किन परिस्थितियों और किन स्थितियों की जरूरत है, वैसे ही विरेचन के लिए किन स्थितियों की जरूरत है, इसकी चर्चा भी अरस्तु ने की है। उसमें कहते हैं वे कि उसमें भय या करुणा को उत्तेजित करने वाली ऐसी घटनाओं का समावेश हो जिससे इन भावों का विरोचन संभव हो सके। आगे वे कहते हैं, उन्होंने विरेचन का दूसरा उल्लेख उन्होंने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स में किया है, राजनीति शास्त्र में। वे कहते हैं धार्मिक उन्माद के नृत्य और संगीत द्वारा भी भावों का विरोचन होता है, वही जिसको हमने धर्म परक अर्थ में कहा है। प्लेटो ने काव्य और कला पर दूषित वासनाओं और मनोवृत्तियों को उत्तेजित करने का आक्षेप लगाया था, जिसके ठीक विपरीत अरस्तु ने प्रतिपादन किया कि कला और साहित्य द्वारा हमारे दूषित मनोविकारों का विरेचन हो जाता है। तो जहां प्लेटो मानते थे, प्लेटो के शिष्य होते हुए भी अरस्तु ने बड़ी सावधानी से उन्हीं से शब्द लेकर, उन्हीं से सिद्धांतों का आधार लेकर यह सिद्ध किया कि प्लेटो की मान्यता पूरी तरह से आधारहीन है, और लगभग प्लेटो के समस्त सिद्धांतों को उन्हें उलट कर रख दिया और अनुकरण को भी श्रेष्ठ कार्य सिद्ध किया। दूसरी तरफ त्रासदी, जिसे कि सबसे निकृष्ट काव्य का रूप मानता था प्लेटो, उसे सर्वोत्कृष्ट सिद्ध किया और एक तरह से कला, साहित्य और कविता को उसके उस उच्च आसन तक पहुंचाया जो कि उसे मिलना चाहिए था। काव्य शास्त्र में विरेचन की चर्चा न तो नैतिक अर्थ में हुई है न धार्मिक अर्थ में। वहां का संदर्भ मानसिक, भावात्मक और कलात्मक है, क्योंकि वो अरस्तु चर्चा कोई धार्मिक और नैतिक अर्थ में कर भी नहीं रहे थे, वो काव्य के अर्थ में अर्थात कला परक अर्थ में चित्रण कर रहे थे। अरस्तु ने त्रासदी का प्रयोग मनोविकारों की शुद्धि के लिए किया तथा त्रासदी को एक मनोवैज्ञानिक औषधि की तरह मान्यता दी है, कि जिस तरह कोई औषधि हमें हमारे अंदर के विकार को निकालकर हमें स्वस्थ बनाती है, उसी तरह कविता, काव्य, साहित्य हमें स्वस्थ बनाता है। अगर आप रामचंद्र शुक्ल के निबंधों को आपने पढ़ा हो, हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध को पढ़ा हो जो साहित्य और कविता पर है, तो वहां वे भी कहते हैं कि जो भावों से
कह सकते हैं कि हीन व्यक्ति हैं या जिनके भीतर मनोविकारों का सही संतुलन नहीं है, उन व्यक्तियों को वो रोगी मानते हैं और ऐसे लोगों से की रोग मुक्ति का माध्यम या उसकी दवा वो कविता को मानते हैं। उसी प्रकार अरस्तु ने भी कहा है कि मनोविकारों की शुद्धि की सबसे अच्छी मनोवैज्ञानिक औषधि जो है वह साहित्य है, और साहित्य में भी त्रासदी है। अरस्तु की यह धारणा है कि त्रासदी के संपर्क से विरोधी भाव नष्ट हो जाते हैं और भाव में संतुलन उपस्थित होता है। आपके भीतर जितने विरोधी भाव हैं वो समाप्त हो जाते हैं। वे बताते हैं कि त्रासदी भावों की शुद्धता और परिष्कार से व्यक्ति और समाज में नैतिक प्रभाव उत्पन्न करती है। ठीक प्लेटो के विपरीत वो कह रहे हैं। यहीं पर वो कहते थे कि अनैतिक प्रभाव उत्पन्न करती है, बल्कि अरस्तु ये मानते हैं कि वह नैतिक प्रभाव उत्पन्न करती है। वे कहते हैं कि त्रासदीकार को नैतिकता और शिक्षा का प्रसार अव्यक्त रूप से करना चाहिए। नैतिकता अनैतिकता को काव्य में मूर्त परिस्थितियों के माध्यम से ही सामने आना होगा, अर्थात उपदेशात्मकता के पक्ष में अरस्तु नहीं थे कि सीधे सीधे जो कवि है वो उपदेश अथवा शिक्षा दे, बल्कि उनका मानना था कि कथा के भीतर से ही नैतिक तत्व प्रक्षेपित होने चाहिए और लोगों तक पहुंचने चाहिए। अरस्तु के अनुसार कविता और नाटक में जिन भावनाओं और वासनाओं का चित्रण या मंचन होता है वो मनुष्य के भीतर स्वार्थ और अहम भाव से भरी हुई हानिकारक भावनाओं को नष्ट कर देता है। तो बिल्कुल विपरीत स्थिति वो बताते हैं कि उसके अंदर जितनी भी बुराइयां हैं वो खत्म हो जाती हैं अगर वो कविता और नाटक से जुड़ता है। तो कलात्मक अभिव्यक्ति से विरेचित हो जाने के कारण इन भावनाओं और वासनाओं का उदात्तीकरण और शुद्धिकरण हो जाता है। तो भावनाओं के उदात्तीकरण शुद्धिकरण के लिए भी काव्य का अनुशीलन आवश्यक है। आइए अब हम अरस्तु के इन दोनों सिद्धांतों को समझने के उपरांत अरस्तु के महत्व को संक्षेप में जान लें। अरस्तु की सबसे बड़ी देन है काव्य की स्वायत्तता की स्थापना, कि कविता अपने आप में एक पूर्ण विधा है और किस तरह उसकी अपनी विशिष्टता है जो अनुपमेय है और उसकी सीमा से अधिक उसकी शक्ति है। उसे गंभीर और विचार योग्य विषय सिद्ध करने का काम अरस्तु ने किया और उन्होंने उस पर गंभीरता से विचार भी किया। प्लेटो ने कवि को अनुकर्ता कहकर उसे हीन सिद्ध किया था और अरस्तु ने उसे कर्ता कहकर ईश्वर की तरह काव्य जगत का निर्माता कहा। अनुकरण को भी अरस्तु ने नकल न कहकर आदर्शीकृत प्रतिरूपण कहा है कि वह ऐसा स्वरूप चित्रित करता है जो कि आदर्श होना चाहिए। आनंद को कला का काव्य का प्रयोजन सिद्ध कर अरस्तु ने उसे नैतिक शैक्षिक घेरे से बाहर निकाला। अरस्तु के प्रभाव से इस शताब्दी में दो आलोचना संप्रदाय विकसित हुए। एक अमेरिका की नई आलोचना जिसके प्रवर्तक जॉन फ्लोरेंसन है और एक शिकागो स्कूल की आलोचना। अरस्तु की सीमा भी है और वह है कि काव्य के सर्वांगपूर्ण विवेचन की प्रतिज्ञा कर उन्होंने केवल दुखांतक अर्थात ट्रेजेडी की चर्चा ही विस्तार से की है। इसकी वजह यह भी है कि वो त्रासदी को बहुत पसंद करते थे और काव्य का सर्वोत्तम रूप मानते थे, और एक कारण यह भी हो सकता है कि उनकी जो रचना पोएटिक्स है उसके कुछ हिस्से प्राप्त नहीं हुए, तो संभवतः उन्होंने काव्य के अन्य रूपों पर भी चर्चा की। अरस्तु के महत्व निरूपण के लिए हम कह सकते हैं कि अरस्तु आलोचना के सिकंदर हैं और इस क्षेत्र में उनकी विजय श्रृंखलाएं दूसरे क्षेत्र में उनके शिष्य की विजय श्रृंखलाओं के विपरीत आज भी प्रायः ज्यों की त्यों कायम है, बल्कि उनका कुछ विस्तार ही हुआ है। तो सिकंदर भले ही विश्व विजेता रहा हो अपने तलवार के बल पर, किंतु अरस्तु ने विश्व विजय किया है अपने बुद्धि, अपनी चेतना और अपने नवोन्मेष के बल पर। सिकंदर के किए गए कार्य भुला दिए जाएंगे, किंतु अरस्तु को जो भी ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र से जुड़ेंगे और उस पर चिंतन मनन करेंगे, वे बार बार अरस्तु का सामना करने को बाध्य होंगे। धन्यवाद।